सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 की क्लास हो रही है। इससे पहले भी 6 क्लास हो चुकी है। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं। तो कल हम लोग चैप्टर 3 शुरू किए थे और चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन रह गया था, तो उसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में रखा गया है। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक समान नागरिक संहिता को पारित किए जाने के संदर्भ में हमेशा वाद विवाद होता रहा है और संविधान सभा के सदस्य इस संहिता को लेकर काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को उपबंधित किया। आज आज़ादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी यह लागू नहीं किया जा सका। यानी कि संविधान 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हमेशा विचार विमर्श होते रहा और फाइनली इसको हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में इसको जगह दिया गया। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण कर सकती है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में इसको जगह दिया गया, जिसमें राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण कर सकती है। और इस भाग के अनुच्छेद 37 में इसको स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में उपबंधित तथ्य को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे क्रियान्वित करे। आगे है, समान नागरिक संहिता का तात्पर्य यह है कि देश के सभी नागरिक व्यावसायिक और नागरिक मामलों पर एक कानून से तय हो, अर्थात किसी भी धर्म विशेष के लोगों को उनके धर्म के नाम पर मिल रही तमाम छूटों को समाप्त किया जाए। यानी कि समान नागरिक संहिता के तहत जो भी धर्म को उनके धर्म के नाम पर अलग अलग छूट मिल रही है उनको समाप्त किया जाए, यानी कि सभी के लिए एक समान रूल बनाया जाए। समान नागरिक संहिता राष्ट्र एकता सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें नागरिक के प्रति भेदभाव समाप्त होगा। तो अगर समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो राष्ट्र एकता के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे जो भी लोगों के प्रति भेदभाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसी आवश्यकता का महसूस करते हुए आईपीसी की भांति ही समान नागरिक संहिता को भी लागू करना अपरिहार्य है। लेकिन आज भी विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने कानून के तहत मिल रही छूट से प्रलोभित होने के कारण इसे लागू करने में अड़चनें सामने आ रही है। तो लेकिन हो क्या गया प्रॉब्लम कि आज भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनके वजह से उन्हें उनके धर्म के लिए कुछ स्पेशल छूट मिल रही है, जिसके वजह से वे नहीं चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करें। भारत में समान नागरिक संहिता का विरोध इस्लाम मतवालंबियों के द्वारा किया जाता रहा है। उनका कहना है कि इस अनुच्छेद को नहीं मानेंगे, अपनी जो कुरान के तहत जो दी गई संहिता है उससे ही अमल करते रहेंगे। अगर लागू भी हो जाता है तो समान नागरिक संहिता पर अमल नहीं करेंगे। फिर समान नागरिक संहिता के विषय में पुनः इस बात को लेकर चर्चा उभर आई कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सुझाव से बीजेपी तथा संघवादी परिवार के द्वारा बार बार उठाए जाने वाले विवादास्पद मुद्दों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा अनुच्छेद 44 है। यानी कि अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर अभी भी बीजेपी तथा अन्य सरकार के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय में यह सुझाव दिया कि समान नागरिक संहिता के मुद्दों को इस प्रकार रखा जाए कि कानून बनाने के साथ ही भेदभाव मिट जाए, अथवा अनुच्छेद 44 होने के चलते मुसलमानों को जो विशेष सुविधाएं दी जा रही है इस पर भी वे अमल करने का सुझाव दिया। जो संघ परिवार या बीजेपी ने समान नागरिक संहिता की वकालत शुरू की, वही यह बताने में असमर्थ हैं कि लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता कैसी होगी। तो उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया कि समान नागरिक संहिता को इस प्रकार से लागू किया जाए या फिर इस प्रकार से उसको बनाया जाए कि भेदभाव जो भी है वो मिट जाए, और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 44 के तहत मुसलमानों को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है उस पर भी अमल करने का सुझाव दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा वही चीज़ बताने में ये सब असमर्थ साबित हो रहे हैं। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और वसीयत जैसे मामलों पर आदर्श कानून क्या होगा, ये सारा एग्जैक्टली ये बता नहीं पा रहे। फिर समान नागरिक संहिता देश में लागू तभी हो सकता है जब विभिन्न पर्सनल विधि
के अनुसार विभिन्न धर्म के धर्मावलंबियों को अलग अधिकार प्रदान किया जाए। और अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो हिंदू विधि में भी काफ़ी बदलाव करने होंगे, क्योंकि हिंदू विधि में स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ जितनी भी बात कही गई है उन्हें समाप्त करना होगा। यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से हिंदू विधि में भी बहुत अधिक चेंजिंग करना होगा, क्योंकि इसमें स्त्रियों के प्रति जितने भी अधिकार के मतलब स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ जो भी बातें कही गई है उन सभी को समाप्त करना होगा। अर्थात अनुच्छेद 44 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाएगा। देश में अनुच्छेद 44 को लागू करवाने के लिए हिंदू विधि में शादी और तलाक, उत्तराधिकारी और वसीयत इत्यादि को बदलना होगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर समान नागरिक संहिता का लागू किया जाता है तो जो भी शादी या तलाक या उत्तराधिकारी और वसीयत जो भी है जैसे डिसाइड होता है वो सारा चीज़ को चेंज करना होगा। प्लस हिंदू में महिलाओं के जो खिलाफ जितना भी बातें कहेगी उन सभी को समाप्त करना होगा, तो ही जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। फिर शादी और तलाक, तो हिंदू विवाह कानून अधिनियम 1955 के अनुसार यह व्यवस्था है कि कोई भी हिंदू लड़का या लड़की तब तक किसी दूसरे धर्म के लड़के अथवा लड़की से विवाह नहीं कर सकता जब तक कि वह हिंदू धर्म को न अपना ले। तो इसको भी चेंज करना होगा। विशेष विवाह अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि विवाह के पुरुष का 21 तथा महिला का 21 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि अनुच्छेद 44 के तहत इस तरह के प्रमाण को अनिवार्य बना दे तो बाल विवाह में स्वतः रोक लग जाएगी और उम्र प्रमाण पत्र के बगैर शादी को मान्यता नहीं मिलेगी, जिससे हिंदू समाज में स्वतः उथल पुथल हो जाएगा। तो जैसे कि देखा जाता है कि हिंदू समाज में बहुत सारे बच्चों का या लड़कियों का कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता है। तो अगर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाता है और अगर उसमें लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र अगर 21 वर्ष कर दी जाती है तो उस स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी के नाम करने की छूट है, लेकिन पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में से बराबर का हिस्सा तभी मिल सकता है जब बिना कोई वसीयत लिखे उसके पिता की मृत्यु हो जाए। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जितना भी प्रॉपर्टी होता है पिता को उसमें लगभग इधर सारा बेटा को ही मिल जाता है, बेटी को उसमें से बहुत कम हिस्सा मिलता है। लेकिन लड़की को अपने पिता के संपत्ति में बराबर का हिस्सा तभी मिल सकता है जब वो बिना कोई वसीयत लिखे ही मर जाता है। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू महिलाओं को संपत्ति विभाजन का अधिकार नहीं है, अर्थात पैतृक संपत्ति में महिला का हिस्सा नहीं मिल सकता है। लेकिन जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगा तो ये सारा चीज़ को समाप्त करना पड़ेगा, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदारी देना पड़ेगा। अनुच्छेद 44 के बनने की संभावना कम ही है, क्योंकि हिंदू समुदाय के पुरुष को हिंदू पर्सनल लॉ के तहत उन्हें स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार को त्यागना होगा। ये तो जायज़ सी बात है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सुविधाएं प्रदान की गई है, लेकिन जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगी तो आदमियों को ज़्यादा अधिकार त्यागना होगा। इसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनेक दोष समान नागरिक संहिता को लागू करने से बाधा पहुंचा रही है। इसे दूर कर ही समान नागरिक संहिता की संकल्पना कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित बदलाव अनिवार्य है। सेम चीज़ मुसलमानों के लिए भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने लॉ पर जोर देता है और दूसरी ओर समानता की मांग करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक से विवाह विच्छेद होती है, जिसमें गुजारा भत्ता की व्यवस्था का ना होना और उत्तराधिकारी के मामले में स्त्रियों का अधिकार कम होना। अर्थात मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति किसी के नाम करने की छूट है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक के द्वारा शादी तो विच्छेद हो जाती है और साथ ही साथ उसमें गुजारा भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर उसमें बात किया जाए तो पुरुषों और महिलाओं में अगर कंपैरिजन किया जाए तो महिला को काफ़ी कम अधिकार दिया गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति किसी के नाम करने की छूट है, यानी कि जो व्यक्ति जिसके नाम करना चाहेगा उसके नाम संपत्ति को कर सकता है। लेकिन पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में से बराबर का हिस्सा तभी मिल सकता है जब बिना कोई वसीयत लिखे उसके पिता की मृत्यु हो जाए। तो जैसा कि हिंदू लॉ में था कि पुत्री को उसकी संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी तभी मिल सकता है जब पिता की मृत्यु बिना कोई वसीयत लिखे हो जाती है। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू महिलाओं को संपत्ति विभाजन का अधिकार नहीं है, अर्थात पैतृक संपत्ति में महिला का हिस्सा नहीं मिलता है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी कानूनों का घोलमेल है, जबकि मुस्लिम कट्टरपंथियों का कहना है कि यह कुरान पर आधारित है, जबकि अधिकांश IPC की धाराएं मुस्लिम समाज पर पहले से ही लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बेवजह
तो गड़िया जैसे लोगों के हाथों में डंडा थमा देता है कि ये मुसलमानों पर प्रहार करें। निष्कर्षतः समान नागरिक संहिता की संकल्पना को तभी लागू कर सकते हैं जब सभी लोग को समान अधिकार दिए जाते हैं। अतः हमें अपने अपने पर्सनल लॉ के नाम से मिल रही छूटों को समाप्त करना चाहिए। देश में एक कानून के नियम का स्वागत करना चाहिए, तभी संविधान के मूल आदर्शों में वर्णित लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना पूर्ण हो सकता है और समान नागरिक संहिता देश के राष्ट्र एकीकरण के लिए अपरिहार्य है। तो इस प्रकार से जो समान नागरिक संहिता पर जो टिप्पणी करना था वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अगला है संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये सारा चीज़ पहले से ही बहुत जन को क्लियर होगा और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पड़ेगा ये सब। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श पर करते हैं। इस अधीनस्थ अधिकारी में अनुच्छेद 74 में वर्णित मंत्रिपरिषद आती है, जिसके सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है और वे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो आर्टिकल 74 में जो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है वहीं से होते हैं। और इस राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श पर ही करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णित अर्हता को पूरा करना अनिवार्य है। यानी कि अनुच्छेद 58 में चुनाव के लिए जो जो चीज़ बताया गया उसको कंप्लीट करना अनिवार्य है। जैसे कि सबसे पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं है और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अगर इन चारों चीज़ को फुलफिल करता है तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। इस अर्हता वाले व्यक्ति को निर्वाचक मंडल में कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 अन्य मतदाताओं द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है। यानी कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 49 में वर्णित अर्हता को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें हो गया क्या, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब अनुपातिक पद्धति क्या होता है? तो इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को वोट देंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे हर एक को वोट देना पड़ता है। एकल संक्रमणीय, तो इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवारों के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवारों के वोट में जोड़ दिया जाता है। और अप्रत्यक्ष मतदान, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वे शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य यानी कि दिल्ली पांडिचेरी को लेके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 अंगल भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, तो वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। और मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होंगे तो उस स्थिति में वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया तथा 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, जबकि 70वां संविधान संशोधन के द्वारा
दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब है विधायक की अलग अलग राज्य से जो विधायक राष्ट्रपति को वोट करते हैं उसका मत क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो विधायक का मत मूल्य, तो संबंधित राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचक सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है उसे पुनः 1000 से भाग दिया जाता है और यदि शेष 500 या 500 से अधिक रहता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। और यह फॉर्मूला विधायक का मत मूल्य, यानी कि राज्य की जो टोटल जनसंख्या है उसको संबंधित राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य से भाग देंगे और 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। अब एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाए तो क्या होगा, तो सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए जितने टोटल विधायक हैं यानी कि कुल विधायक का वोट बटा कुल सांसद की संख्या। तो संपूर्ण राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग को संसद के निर्वाचित सदस्य से भाग दिया जाता है और यदि भागफल आधा या आधा से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उस मत मूल्य में 1 जोड़ दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति की जमानत राशि, तो चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया RBI के पास जमा करना होता है और यदि राष्ट्रपति को 1/6 से कम वोट मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के 15,000 रुपया RBI वापस नहीं करती है, जिसको बोला जाता है उसका जमानत जब्त हो गया, जो कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए अपमान की स्थिति है। फिर आता कोटा, तो कोटा क्या होगा कि यह प्रक्रिया केंद्र एवं राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को चुनाव का कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है और चुनाव का कोटा क्या होता है, तो कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी +1 और ऑल ओवर से +1, यानी कि इतना वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है, अर्थात 50% + 1 वोट लाना अनिवार्य होता है। और यदि यह कोटा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों के मत मूल्य में प्राथमिकता के आधार पर बांट दी जाती है। यानी कि अगर 50% प्लस वोट अगर नहीं आता है यानी कि उससे कम आता है तो ऐसी स्थिति में और जो भी उम्मीदवार है उनको उन प्राथमिकता के आधार पर उनके वोट को बांट दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य मत पत्र में उम्मीदवार के सामने अपनी प्राथमिकता को दर्शाते हैं और इससे सर्वप्रथम पहली प्राथमिकता की गणना की जाती है। जिस उम्मीदवार को निर्धारित कोटा 50% + 1 प्राप्त हो जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि ऐसा उम्मीदवार जिसका वोट 50% से कम है तो उसके वोट को बाकी सारे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है और जिस उम्मीदवार का वोट 50% + 1 हो जाता है तो वो जीत जाता है, उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है और यदि इस दूसरे चरण के बावजूद भी उम्मीदवारों को निर्धारित मत नहीं मिले हो तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम मत वाले उम्मीदवार को मत को अगली प्राथमिकता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के मत में बांट दिया जाता है। यानी कि बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि निर्धारित कोटा प्राप्त न कर लिया जाए। सामान्यतः इस प्रक्रिया को दूसरे चक्र की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अब तक केवल वीवी गिरी ही निर्वाचित हुए हैं और यदि चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार के अलावा अन्य प्रतिपक्षी उम्मीदवार न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हो जाता है और अब तक नीलम संजीव रेड्डी जो है वे निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करना था। तो हम लोग देख लिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे है, राष्ट्रपति के पद कहाँ से ले गया, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जो उनको फुलफिल करेगा वही राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है और कौन कौन शामिल नहीं हो सकता है और जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे उनका मत मूल्य क्या क्या होगा, प्लस राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार के मेथड को फॉलो किया जाता है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य एवं अधिकारों का वर्णन करें। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य और उनके अधिकार जो हैं उनके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का है। भारत का राष्ट्रपति भारत की संस्कृति, रीति, नीति और संविधान का प्रमुख संरक्षक प्रतीत और उच्च प्रतिमान होता है। वह विश्व में हमारा सर्वोच्च प्रतिनिधि और राष्ट्र का प्रथम महामहिम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति जो हो गए वे भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और
ये देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। वह विविध आयामी असहमतियों, सहमतियों, पंथों, वर्गों, दलों से ऊपर होते हैं। वह भारतीय जनगण का राजमुकुट होता है। राष्ट्रपति दलपति नहीं होता है, वह राजनीतिक दलतंत्र के अलावा समूचे राष्ट्र का भी महामहिम प्रतिनिधि होता है। हालांकि जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। उसका शासन में वह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र निर्णय घोषित किए जाते हैं। जिससे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का देश में जो भी काम होता है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री करते हैं। तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। उसका शासन में वह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र निर्णय घोषित किए जाते हैं। और भारत में राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार निम्न है। तो पहला क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आ जाएगा। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। अनुच्छेद 74 के ए के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी के सलाह पर कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 के ए में बताया गया। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी या फिर क्या हो गया नियंत्रक या महालेखा परीक्षा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हो गए वे, राज्यपाल हो गए, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के सदस्य, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, फिर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, ये सारा का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और अनुच्छेद 98 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के निर्णय को प्राप्त करता है। यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या आ गया कि वे सभी लोगों की नियुक्ति करते हैं। फिर विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा उसे पदमुक्त करते हैं। इसके अलावे भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो भी राजदूत हैं विदेश में उनकी नियुक्ति करना या फिर उनको स्थानांतरण करना या फिर पदमुक्त करना, ये सारा कार्य कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर लोकसभा में किसी दल का बहुमत ना हो तो स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट पता नहीं चलता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। सेकंड आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो वो हो गया कार्यपालिका शक्ति। अब आएगा विधायी शक्ति आएगा। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह संसद के सत्र को आमंत्रित करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग भी करते हैं। यानी कि सत्र को सत्राहुत करना या फिर सत्रावसान करना या फिर लोकसभा को भंग करना, ये सारा कार्य कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों में प्रथम अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदन में से किसी भी विधेयक को पारित करने में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बुलाते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन तथा अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। तो वीटो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, एक अत्यंतकारी वीटो, फिर दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो। अब हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अत्यंतिक वीटो में क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं, हालांकि इसको खत्म कर दिया गया है। फिर होगा निलंबनकारी वीटो। तो इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। जेबी वीटो यानी कि इसमें राष्ट्रपति न तो हाँ बोलेंगे न तो ना बोलेंगे, बल्कि ये खुद के पास सेव रख लेंगे। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। और डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का उपयोग किया था।
थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोग का क्या, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो जिससे कि हम लोग को पता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता है और कोई आपातकालीन कानून की ज़रूरत होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक कानून बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं, जो कि अस्थायी कानून होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और कोई आपातकालीन कानून यानी कि अनिवार्य कानून बनाना हो जाता है आपातकालीन स्थिति में। तो उस स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है और राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। एक राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है और इस 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन की हो जाती है। फिर अध्यादेश की अस्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिनों या 6 महीने के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक राष्ट्रपति कितनों भी अध्यादेश ला सकता है और अगर राष्ट्रपति और अध्यादेश को अगर अस्थायी कानून बनाना है तो 42 दिन के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर उनको संसद के द्वारा पारित करना होगा। अगर वो पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा, अन्यथा वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 213, तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 2, 1, 3 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात किया गया। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश और दोनों के अध्यादेश के अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है। प्रतिकूल इसलिए है क्योंकि अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अकेले जारी कर देते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, जबकि भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हम लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को संसद भवन में भेजते हैं, यानी कि वही जो कानून बनाते हैं वही समझा जाता है कि लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति चूँकि अकेले बना देते हैं, इसीलिए इसको लोकतंत्र के प्रतिकूल बताया गया। अब आएगा वित्तीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में सम्मुख बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो हम लोग को जैसे पता है कि जो भी वित्त बजट होता है वे राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं या फिर उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वे प्रस्तुत कर सकते हैं। वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। यानी कि राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देते हैं तब तक कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना ही अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है। उसके द्वारा प्रतिवर्ष कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वित्त आयोग की संस्तुतियाँ आदि संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। फिर भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वह संसद के स्वीकृति के बिना इसकी अचानक पड़ने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। यानी कि अगर सडनली हम लोग को धन की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में हम लोग को आकस्मिक निधि से धन दे सकते हैं थोड़ा सा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्र और राज्य के बीच में कर का विभाजन किस प्रकार से होगा उसका सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का नियुक्ति किया जाता है। तो ये सारा हो गया राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियाँ। फिर आगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। सबसे पहला क्या हो गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है और यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे उनको हस्तांतरण कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी कानूनी एवं संवैधानिक मामले पर सलाह मांग सकता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून या फिर संवैधानिक मामला में सलाह मांग सकता है और इसी हालत में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने हेतु बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है। और तीसरा पावर क्या हो जाएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये तीनों हो गया हम लोग का राष्ट्रपति के पास जो भी न्यायिक शक्ति है वो सारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उनको स्थानांतरित भी कर सकते हैं, प्लस उनके पास आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान शक्ति है और 143 के अनुसार वे संवैधानिक मामला पर सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। फिर आता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। तो क्षमादान शक्ति जैसे कि हम लोग को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ है।
राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है और ये 5 प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। 5 प्रकार से सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया क्षमा हो गया। तो क्षमा में क्या हो गया, तो जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर दें। लघुकरण, तो लघुकरण में क्या हो जाएगा कि इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय को नहीं। जैसे कि समझते इसको कि फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास, यानी कि किसी व्यक्ति को पहले फांसी की सज़ा था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया और 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में परिवर्तन कर देता है। तो ये हो गया लघुकरण। फिर तीसरा आ जाएगा प्रतिहार। तो इसमें राष्ट्रपति समय घटाता है किंतु प्रकृति नहीं, यानी कि अगर 10 साल का कठोर सज़ा है तो कठोर सज़ा ही रहेगा, लेकिन 10 साल की जगह 5 साल कर दिया जाएगा। इसका प्रयोग फांसी की सज़ा में नहीं होता है, यानी कि प्रतिहार को हम लोग फांसी की सज़ा में प्रयोग नहीं कर सकते। फिर होगा विराम होगा। जब किसी कैदी के स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। इसको हम लोग, एक मूवी भी आया था जवान मूवी, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी कैदी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है तो उस स्थिति में उनकी फांसी या फिर उनकी सज़ा को कुछ समय तक रोक लगा दिया जाता है। फिर है प्रतिलंबन। तो राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं और यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका अपील कर सकें। तो ये सब हो गया राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ हो गई 5 प्रकार से। पहला क्षमा हो सकता है, फिर लघुकरण, फिर प्रतिहार और फिर विराम और फिर प्रतिलंबन। छठा है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। तो जैसा कि पता है कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सभी में सबसे हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के आदेश से ही कोई भी युद्ध शुरू किया जा सकता है और कोई भी युद्ध में विराम लगाया जा सकता है। तो यह तीनों सेना के प्रधान होते हैं, अतः यह किसी देश में युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध या फिर युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ। तो राजनीतिक शक्ति में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे राजदूत को विदेशों में भेजते हैं तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देते हैं। और हम पीछे ही पढ़े कि राजदूत की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। फिर होगा राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति में हम लोग क्या पढ़े पीछे कि अगर किसी भी दल के नेता को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि जिससे ये पता नहीं चलता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है। अर्थात त्रिशंकु का मतलब क्या हो गया कि जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, अर्थात किसी को बहुमत ना मिले तो करते हैं, अर्थात किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो करते हैं। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियाँ। अब आएगा विशेषाधिकार शक्तियाँ। तो विशेषाधिकार शक्ति में क्या है, तो जब राष्ट्रपति रहते हैं तो उनमें दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जैसे ही वे राष्ट्रपति के पद से हटेंगे उन पर फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है समानता का अधिकार, यानी कि सभी समान होंगे, लेकिन यहाँ पे विशेषाधिकार शक्ति के मैटर में राष्ट्रपति क्या केस को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जब वे राष्ट्रपति रहते हैं तो उनमें फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता है लेकिन फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता है और कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है, क्या कार्य है और उनके अधिकार क्या है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ें कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी कुछ क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो क्या वे जो क्षमा करते हैं वे निर्विवाद है या फिर इनकी फैसला की भी समीक्षा की जा सकती है, इनकी फैसला की भी जांच की जा सकती है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य नज़र इस प्रश्न की विवेचना करें, यानी कि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, अगर वे इनका प्रयोग करके किसी भी कैदी को क्षमा करते हैं तो क्या वे
निर्विवाद होंगे या फिर उनकी भी समीक्षा की जा सकती है। और साथ ही साथ हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मद्देनज़र रखते हुए इस प्रश्न का विवेचना करना है। तो भारतीय संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्तियाँ प्रदान है। तो भारतीय संविधान का क्रमशः अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम, किसी विशेष परिस्थिति में या तथ्यों को देखते हुए दंड की प्रकृति बदलना तथा कम करना, दंड की प्रकृति बदलना या फिर कम करना, परिहार हो जाएगा, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये सब पीछे देख लें क्या क्या है, परिहार, लघुकरण। तो ये सब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 303 के अधीन न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्यु दंड को क्षमादान करने की शक्ति है, जबकि राज्यपाल को दंड संहिता के कुछ विशेष परिस्थितियों में मृत्यु दंड को निलंबन करने, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रपति और राज्यपाल इसीलिए प्राप्त है। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान करने की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। अतः यह माना जा सकता है कि इस अधिकार का प्रयोग पूरी तौर पर राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र तथा राज्यों की कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया। परंतु समय समय पर अपने निर्णयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने क्षमादान की शक्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो था उसमें हम लोग देखे कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान शक्ति दी गई है। क्षमादान शक्ति में क्या क्या है वो सारा हम पिछला क्वेश्चन में देख लिए हैं। और ये सब जो शक्ति है वे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि ये सारा वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करते हैं। लेकिन हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्षमादान शक्ति के संबंध में कुछ हमेशा टाइम पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिनको देखते हैं। तो मारूराम बनाम भारत संघ के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते समय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 433 के निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि जब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल क्षमादान शक्ति का प्रयोग करती है तो उस समय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 433 के निहित जो उद्देश्य है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 में कार्यपालिका को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और वे इसे उचित और युक्त रूप से अपनाएंगे। फिर आता पहला केस आता है कि केहर सिंह बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और वे इस मामले में गुणवान गुण पर विचार कर सकती है। तो केहर सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है, एक स्वतंत्र शक्ति है। फिर न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो दंडिक मामले के साक्ष्य का परिरक्षण कर सकता है और यह निर्णय ले सकता है कि मामले में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या ना। तो न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन वे साक्ष्य का परीक्षण कर सकता है और यह निर्णय ले सकते हैं कि उसके खिलाफ क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जाए या ना किया जाए। राष्ट्रपति न्यायालय से भिन्न निर्णय भी ले सकते हैं और ऐसा करते समय वह निर्णय को संशोधित परिवर्धित नहीं कर सकता है। न्यायिक विषय यथावत रहता है। तो राष्ट्रपति न्यायालय से अलग अलग निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन वो निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो भी निर्णय होगा वे फिक्स होंगे। फिर चौथा है कि राष्ट्रपति को अपने निर्णय के आधार बताने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को क्षमा किए हैं, तो उसका पीछे का रीजन को बताना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 72 के अधीन प्राप्त क्षमादान देने की शक्ति एक विशिष्ट शक्ति है और इसके प्रयोग हेतु न्यायालय कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं समझता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक समय समय पर क्षमादान शक्ति को लेकर जो भी डिसीजन दिए हैं वे सारे हो गए। अब है कि लेकिन विगत कुछ वर्षों एवं हाल के दिनों में क्षमादान मामले पर विवाद सामने आता रहा है। ऐसा ही एक विवादित मामले में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की सजा घटाने के लिए क्षमादान का आदेश निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्षमादान आदेश
यानी कि इसमें क्या कहा गया कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की सज़ा को कम कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्यपाल क्षमादान शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वे संवैधानिक यदि वे संवैधानिक दायरे में नहीं आते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को हम लोग तभी समीक्षा कर सकते हैं जब वे संवैधानिक दायरे में नहीं आते हैं या फिर वो न्याय संगत नहीं होता है और आदेश विदेशपूर्ण हो या फिर मनमाना तरीके से लिया गया हो और मामले पर विचार करते समय सुसंगत तथ्य पर विचार न किया गया हो तथा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि अगर ये सारा चीज़ हो रहा है कि संवैधानिक आदेश के दायरे में नहीं आ रहा, यानी कि राज्यपाल किसी को क्षमा कर दें, लेकिन अगर उसका जांच किया जाता है तो पता चलता है कि वो संवैधानिक आदेश के दायरे में नहीं है या फिर न्याय संगत नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यद्यपि इस निर्णय में न्यायालय ने माना कि न्यायालय के पास क्षमादान की न्यायिक समीक्षा की सीमित अधिकार है, और इसमें साथ ही बताया कि न्यायालय के पास क्षमादान शक्ति के मामले में सीमित अधिकार ही हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि क्षमादान का अधिकार विवेकाधिकार है, अतः यह कुछ मानदंडों के तहत होता है और क्षमादान पर विचार करते समय एकमात्र आधार कानून होना चाहिए और कानून के शासन की सर्वोच्च गुणात्मक निष्पक्षता व कानूनी निश्चितता है। यानी कि न्यायाधीश ने क्या कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार उनके पास सीमित होता है और यह पूरी तरह से एक विवेकाधिकार शक्ति है। और साथ ही साथ क्षमादान पर जब भी विचार होगा तो उसका एकमात्र आधार क्या होगा, कानून होगा। सभी विशेषाधिकार कानून के अधीन ही है, तो जो भी विशेषाधिकार शक्ति वे सब कानून के अधीन ही है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि क्षमादान या माफ़ी के संबंध में कोई निर्धारित दिशा निर्देश तय नहीं किया जा सकता, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ जो भी न्यायमूर्ति थे उन्होंने कहा कि ये क्षमादान या माफ़ी से संबंधित कोई भी निर्धारित दिशा निर्देश तय नहीं है, वो सारा परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इस निर्णय से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान के आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय ने कोई ऐसा आधार नहीं बताया जिस पर क्षमादान दिया जा सके। तो अभी हम लोग देखें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो भी क्षमादान शक्ति है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कंडीशन क्या क्या था, तो जब वो संवैधानिक दायरे में नहीं हो या फिर न्याय संगत नहीं हो, इसी स्थिति में हम लोग न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या एक लिमिटेड है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का अधिकार प्राप्त है, तो प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत। तो क्या यह निर्विवाद है और क्या इसके तहत फैसला की समीक्षा की जा सकती है? तो हम लोग को क्या मिलता है कि हाँ, समीक्षा किया जा सकता है, लेकिन वो लिमिटेड है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी मुद्दे दिए उसको भी हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का विश्लेषण करते हुए इस कथन का मूल्यांकन करें कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की भांति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के जो भी अधिकार है, जो भी कार्य है, उन कार्यों को विश्लेषण करते हुए हम लोग को ये बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है क्या वे रबर स्टाम्प की भांति कार्य करते हैं। तो ये रबर स्टाम्प की भांति कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसे ही क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 53 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का तो प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी डिसीजन लेते हैं वे प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लेते हैं। एवं इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 में यह निहित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। तो जैसे कि अनुच्छेद 53 में यह मेंशन है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, साथ ही साथ वे जो भी डिसीजन लेते हैं वे अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना बाध्यकारी बनाया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे, यह बाध्यकारी बना दिया गया। फिर से इसको सुधारते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिससे मंत्रिपरिषद की सलाह की पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। परंतु
पुनः ऐसी सलाह मिलने पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्य करना बाध्यकारी हो जाएगा। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन और 1978 में क्या गया, उसमें हुआ क्या कि एक बार वे पुनः विचार करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा फिर से वही चीज़ आता है, यानी कि दोबारा फिर से मंत्रिपरिषद उसी चीज़ को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को वो चीज़ मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका विधायी, न्यायिक और राजनीतिक, सैन्य व वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, हम लोग इसको पहले क्वेश्चन में किए हैं। परंतु इनमें से अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। तो जो भी शक्ति है वे सारा का प्रयोग वे मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ ही ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वे संविधान के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिशंकु होने की स्थिति में वे किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे। तो ऐसा शक्ति बहुत कम है राष्ट्रपति के पास कि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में कहा जाता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की भांति कार्य करता है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति क्या रबर स्टाम्प की तरह कार्य करते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे अधिकतम डिसीजन जो है वे मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। कुछ एक आधी शक्ति ऐसे हैं जिस पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि त्रिशंकु होने की स्थिति में। यानी कि अधिकतम जगहों पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अपने निर्णय को लाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे रबर स्टाम्प की भांति कार्य करते हैं। और इस कथन को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। तो सबसे पहला कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, फिर से वही चीज़ आ रहा है। सबसे पहला मंत्रिपरिषद का गठन है। कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहला चीज़ कि राष्ट्रपति जो है वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेंगे कि इनको नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, परंतु जब किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन की बहुमत प्राप्त नहीं होती है, वैसी स्थिति में वे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उसकी राय में सदन में बहुमत प्राप्त कर सकता है। यानी कि त्रिशंकु होने की स्थिति, यानी कि किसी भी दल के यानी कि किसी भी राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस दल के नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वे बहुमत इकट्ठा कर सकते हैं, बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, तो उस स्थिति में वे उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है एवं उसके उत्तराधिकारी के लिए सूची उपलब्ध नहीं होता है, तो वे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के नियुक्त करता है जो उसकी राय में बहुमत प्राप्त कर सकता है। और जब कोई प्रधानमंत्री सदन का विश्वास खो देता है तो उसके इस्तीफा नहीं देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है लेकिन बहुमत नहीं है उसके पास, यानी कि जो भी सांसद है उनका समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन वे अपना पद से हटना नहीं चाहते हैं, यानी कि वे प्रधानमंत्री के पद को छोड़ नहीं रहे, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी बर्खास्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति में क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का गठन जो करते हैं राष्ट्रपति वे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। और अगर किसी भी दल के नेता को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिनको लगता है कि वे बहुमत एकत्र कर सकें। और अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं रहता है और वे अपने पद से हटना नहीं चाहते हैं तो इसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बर्खास्त कर सकते हैं। फिर प्रमुख संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, तो जैसे कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। फिर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, संघ एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके इनका नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही इनका नियुक्ति करते हैं। फिर तीसरा आ जाएगा आयोग का गठन। तो यहाँ तक क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करे उसे मैक्सिमम वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सभ्यों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहे।
जिसकी वजह से राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प की भांति बताया गया। फिर आयोग का गठन, तो कोई भी आयोग का गठन हो, वो सारा आयोग का गठन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। जैसे कि वित्त आयोग का गठन हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, राजभाषा आयोग, ये सब आयोग, परंतु संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का दायित्व है, यानी कि ये सब का गठन करना राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे इन आयोग का गठन मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करें। अब दूसरा आता है संसद से संबंधित शक्तियाँ। अब इनके पास संसद से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन, सत्रावसान और दोनों सदनों के गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रपति सत्रावसान सत्र आहूत करते हैं, और अगर दोनों सदन में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि दोनों सदन के लोगों को एक साथ बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक आहूत करना, प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण, लोकसभा निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में अभिभाषण कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 व्यक्तियों को तथा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, परंतु इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो जैसा कि हम लोग पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी टोटल राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन वे अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही इन लोगों की नियुक्ति करते हैं। फिर आ जाएगा विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश। तो किसी भी विधेयक को अगर पेश करना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी चाहिए। तो कुछ ऐसे विधेयक जैसे कि धन विधेयक, तो हम पीछे पढ़ें, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक, और कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है परंतु जिसे भारत के संचित निधि से व्यय करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, जैसे कि नए राज्य का निर्माण करना है, या फिर धन विधेयक को प्रस्तुत करना है, या फिर कोई ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है लेकिन वे संचित निधि पर भारित होते हैं, तो उस स्थिति में इन्हें पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और वह विधेयक जिससे राज्य का हित हो, इन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति इन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी कि कुल मिलाकर राष्ट्रपति लगभग अधिकतम शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कर रहे हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हम लोग को पता है कि आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं। तो जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है लेकिन आपातकालीन स्थिति में कोई कानून की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करके एक अस्थायी कानून बनाते हैं जिसे अध्यादेश कहते हैं। अगर इस कानून को अस्थायी रूप से रखना होता है तो हम लोग को 6 महीने के अंदर या फिर 42 दिनों के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदित करना होता है। अगर अनुमोदन हो जाता है तो वह कानून अस्थायी कानून बन जाता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। तो क्या है इसमें कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई आपातकालीन कानून की ज़रूरत होती है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, जिससे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून है। पीछे भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्या हो गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। दूसरा, एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकता है। तीसरा कि अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। यदि 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन की रह जाती है। चौथा हो जाएगा, अध्यादेश को अस्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन के अंदर या फिर 6 महीने के भीतर संसद के द्वारा इसको अनुमोदन करना होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा, दोनों के अध्यादेश का अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। पीछे भी हम लोग ये सारा चीज़ हूबहू पढ़े हैं। अब आता है वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति भी हम लोग पढ़े हैं कि 3 प्रकार का वीटो शक्ति है। सॉरी, यहाँ पे हम अध्यादेश में 3 प्रकार का अध्यादेश बोल दिए थे, यहाँ वीटो शक्ति होगा 3 प्रकार का। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला आत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा जेबी वीटो। ये तीनों भी हम लोग पढ़ चुके पीछे। और राष्ट्रपति को वीटो शक्ति पर विशेषाधिकार प्राप्त है, अर्थात वह इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं, इससे मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य नहीं है। तीसरा हो गया सैन्य शक्ति। यह तीनों सेना का प्रधान होता है। पता है, हम लोग पढ़े पीछे कि सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई भी युद्ध शुरू हो सकता है या फिर उस युद्ध में विराम लग सकता है। राजनयिक शक्ति में क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामले में देश का प्रतिनिधित्व करता है।
विदेशों में भारतीय राजदूतों, व्यापार दूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो विदेशी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु वह यह कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अन्य देशों से संधि एवं हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति में हम लोग पढ़ें कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त है। 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति प्राप्त थी। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, परंतु वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। फिर हो गया सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो ये भी हम लोग पीछे पढ़ें कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। छठा पॉइंट आ जाता है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति, जैसे कि हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ही बजट को यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में। तो राष्ट्रपति वार्षिक बजट एवं पूरक बजट को लोकसभा के समक्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत करवाते हैं, और देश के आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, परंतु वह यह कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। यानी कि जो वित्तीय शक्ति है वो इसमें जो भी कार्य करेंगे वो सारे कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे। अब आता है आपातकालीन शक्ति, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो चुका हो। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। और अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य की इन सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। 355 या 365 का कोई उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो आपातकालीन शक्ति में क्या हो गया कि इसमें बताया गया है कि अगर संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है या फिर कोई राज्य जो है वे संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को बोलकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। यानी कि ये सब हम लोग क्या देख लें कि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ हैं, क्या वे शक्ति भी अपने विवेक से ले रहे हैं या फिर वे शक्ति भी अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर ले रहे हैं। फाइनली हम लोग निष्कर्ष में पहुँचते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है, तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियों के समान है एवं अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में कम है। तो सिंपल से हम लोग देखते ही हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति तो है, संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वे अधिकतम डिसीजन जो लेते हैं वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। यानी कि इन्हें उतना छूट नहीं दिया गया जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं था। तो अभी तक के क्वेश्चन हम लोग क्या देखें कि जितना भी राष्ट्रपति डिसीजन ले रहे हैं उसमें सब में मंत्रिपरिषद का रोल प्ले ज़्यादा रहता है। यानी कि राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति मंत्रिपरिषद को दिया गया है, और जिसका प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप की संज्ञा दी जाती है। उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, कार्यकाल और उत्तरदायित्व का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसमें हम लोग को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है और उनको क्या क्या उत्तरदायित्व, वो सारा चीज़ करना है। तो इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स उनको देख लेंगे यहाँ पे। तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में संघीय कार्यपालिका का संचालन हेतु राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का भी सृजन किया गया है, और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था और उपराष्ट्रपति के पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वही उपराष्ट्रपति होंगे, और उनको जो वेतन मिलेगा वे सभापति होने के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते दिया जाता है। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के सारे कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति ही करेंगे, और उन्हें शक्ति जो होंगी वे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, किंतु उस दौरान वे सभापति का कार्य नहीं करेंगे। फिर अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो कि एकल संक्रमणीय
अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पे राज्य विधानसभा का कोई रोल प्ले नहीं होता है। राज्य विधानसभा का कोई रोल प्ले यहाँ पे नहीं होता है। प्लस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वे भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। अनुपातिक पद्धति जैसे पीछे भी पढ़ चुके हम लोग कि इस पद्धति के द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। अप्रत्यक्ष मतदान, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। एकल संक्रमणीय, तो इसमें जो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार होता है उनके वोट को अन्य उम्मीदवारों के वोट में जोड़ दिया जाता है। राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये हम लोग देखिए अभी कि राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, सॉरी यहाँ पे विधानसभा लिख दिए, ये विधानमंडल हो जाएगा। तो राज्य का जो विधानमंडल होगा भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवाला नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो, लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद क्या होता है इसको हम प्रीलिम्स वाले क्लास में बताए हैं। और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत की राशि होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वे खड़ा हो सकता है। फिर अनुच्छेद 67 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके। यानी कि जब तक अन्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है, तो चूँकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी वे भी राज्यसभा से ही शुरू होगी। तो यह राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगी। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी कि 25% मत की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर टोटल 1/4 मत मिल जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर सकते हैं। और जब राज्यसभा इसको पारित कर देंगे तो इसको लोकसभा में भेजेंगे और लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व ही हम लोग उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे ताकि वे अपनी बात को रख सकते हैं। और यदि लोकसभा भी इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 68, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में यथाशीघ्र करने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस स्थिति में जितना जल्द हो सके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, हालांकि कोई एग्जैक्ट टाइम का बात नहीं किया गया। फिर अनुच्छेद 69, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। 70 में क्या हो जाएगा कि वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर अपहरण हो जा रहा, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का संचालन करेंगे, राज्यसभा से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, विदेशों में सद्भावना यात्रा करेंगे। और उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र दे दिए हैं तो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देंगे? उपराष्ट्रपति ही देंगे। तो इस प्रकार से जो भी उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान थे, जो भी उनका कार्यकाल उत्तरदायित्व हो गया, वो सारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है प्रधानमंत्री से संबंधित। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उनका क्या क्या कार्य है, या फिर प्रधानमंत्री के कार्य एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हुए उसकी वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो इसमें क्या देखते हैं? तो प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री की स्थिति व शक्ति को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा संसद के साथ उनके क्या संबंध हैं तथा दल व राष्ट्र के नेता के रूप में उसकी कैसी ख्याति है। तो सबसे पहला कि अगर प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति जानना है तो उसके लिए हम लोग को यह जानना होगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के साथ उनके किस प्रकार के संबंध है। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों आता है। तो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति हैं, किंतु वास्तविक और क्रियाशील अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पिछला क्वेश्चन हम लोग बार बार पढ़े कि राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेते हैं वे सारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेते हैं और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे संवैधानिक प्रधान होने के बावजूद भी
वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आपसी संबंधों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है कि यह ठीक है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर वास्तव में जिस व्यक्ति को लोकसभा का विश्वास व समर्थन प्राप्त है उसे प्रधानमंत्री बनाने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होता। ये भी सही बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो उस स्थिति में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति सदा प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। पिछले क्वेश्चन में पढ़े हम लोग कि 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसमें कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना बाध्यकारी कर दिया गया था। इसके बाद फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसमें इसको चेंज किया गया था। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को जोड़ने वाली कड़ी प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देता है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में परामर्श दें, यानी कि प्रधानमंत्री को जो भी नियुक्त करना है उससे संबंधित परामर्श उनको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, जैसे कि राज्यपाल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, महालेखा परीक्षा हो जाएगा, या फिर चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर राज्य के न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति संबंधी सिफारिश, उनसे नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। फिर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में क्या है? तो प्रधानमंत्री वह शिला है जिस पर मंत्रिमंडल का मेहराब टिका है, यानी कि कुल मिला के प्रधानमंत्री काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण, जैसे कि मंत्रियों की सूची तैयार करना, यानी कि प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, यानी कि मंत्रालय का बंटवारा करने का पावर किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास ही है। तो मंत्रियों की सूची तैयार करना, उनके बीच विभागों का बंटवारा करना तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम रखना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्री को हटाया जाना, किस मंत्री को हटाना है ये भी कौन डिसीजन लेंगे? प्रधानमंत्री ही लेंगे। यदि कोई मंत्री अयोग्य हो अथवा प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं है तो उसे निश्चय ही मंत्रिपरिषद से हाथ धोना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने पर विवश कर सकता है। यदि वह त्यागपत्र न दे तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे। फिर है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं, बैठकों की कार्यसूची तैयार करते हैं तथा बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और डी हो जाएगा प्रधानमंत्री के विशेष दायित्व। उनके क्या क्या दायित्व हैं? तो जैसे कि शासन के कुछ विभागों पर प्रधानमंत्री की विशेष निगाहें रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में गुटों से अलग रहने की नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार वित्त के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की विशेष रुचि रहती है। जहाँ तक विकास योजनाओं का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष रहते हैं, ये भी पता है हम लोग को। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। ये कैसे? तो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, यानी कि मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय हो रहा है उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना तथा संसद की कार्यवाही से संबंध में राष्ट्रपति जो भी जानकारी चाहे उसे जुटाना प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन का केंद्र है, यानी कि दोनों के कड़ी के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। फिर है प्रधानमंत्री व संसद। तो प्रधानमंत्री संसद के नेता होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो संसद का कार्यक्रम निश्चित करना। तो लोकसभा की कार्यवाही किस प्रकार चलेगी, कौन सा विधेयक व प्रस्ताव पहले पेश किया जाएगा और कौन सा बाद में। फिर यदि विरोध दल ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है तो उस पर वाद विवाद कब होगा, इन सब बातों का फैसला लोकसभा का स्पीकर प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। यानी कि कौन सा विधेयक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कौन सा विधेयक पहले प्रस्तुत होगा, या फिर अगर प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई कब होगा, ये सब डिसीजन तो कौन लेता है? स्पीकर, लेकिन प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद। इसके बाद है महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। तो सदन के सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। यदि युद्ध या युद्ध विराम जैसी कोई महत्वपूर्ण घटना घटे अथवा पास पड़ोस में कोई उथल पुथल हो जाए तो उसके संबंध में प्रधानमंत्री ही अधिकार के साथ बोल सकते हैं। इस सरकार की नीतियों का बचाव। तो प्रधानमंत्री के भाषण व हस्तक्षेप का जो प्रभाव पड़ता है वह किसी और मंत्री के भाषण का नहीं। इसको तो हम लोग अभी समझ ही सकते हैं। अविश्वास के प्रस्ताव तथा अन्य नाजुक मौके पर प्रधानमंत्री ही अपने दल की नौका का खेवैया बनता है। यानी कि प्रधानमंत्री कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वह समझ में आ रहा है कि सरकार का जो भी नीति का बचाव करना है उसमें सबसे अहम रोल प्रधानमंत्री का ही हो जाता है। फिर संसद में शांति बनाए रखने के लिए अध्यक्ष की सहायता करना।
तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह स्पीकर को सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता दें। अनेक ऐसे विषय हैं जैसे कि आर्थिक घोटाला, जातीय अथवा सांप्रदायिक हिंसा, राष्ट्रपति शासन और डीजल, तेल व खाद्य आदि की कीमत में असाधारण वृद्धि, जिन पर संसद सदस्य बहुत भड़क उठती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों की संयत रहने का आदेश देते हैं तथा विरोधी दल के साथ बहुत धैर्य और चातुर्य से पेश आते हैं। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर डीजल या तेल या फिर खाद्य पदार्थों की कीमत में असाधारण वृद्धि होती है तो उस स्थिति में विरोधी दल के जो नेता होंगे वे काफ़ी अधिक विरोध करेंगे, तो उन्हें शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी किनकी है, तो प्रधानमंत्री की ही है। फिर लोकसभा को भंग किया जाना, तो प्रधानमंत्री का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को यह परामर्श दे कि लोकसभा भंग कर दी जाए, और यह ऐसा हथियार जिसके द्वारा प्रधानमंत्री अपने दल को अनुशासन में रख सकता है। तो चौथा आ गया विदेशी, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मामला। तो जो भी विदेशी, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मामला तो प्रधानमंत्री के विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही आते हैं। मई 1998 में भारत द्वारा सफल परमाणु परीक्षण किए गए और प्रधानमंत्री की यह घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती है। और सार्क जैसे गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ही भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त व योजना विभाग किसी भी मंत्री के पास क्यों न रहे, महंगाई या उत्पादन में गिरावट की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही होती है। यानी कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सारा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर होगी, हालांकि उसका मंत्रालय अलग हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र नेता के रूप में, तो राष्ट्र के नेता के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है और सारा देश उनसे पथ प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। आमतौर पर चुनावों के समय मतदाताओं के सामने मुख्य मुद्दा यह नहीं होता है कि किस दल को जिताया जाए, बल्कि यह कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। जैसे कि अभी चल रहा है कि मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा सब कोई सोच रहा है। तो हम लोग दल के बारे में नहीं सोच रहे कि बीजेपी को जिताना है कि किसको जिताना है, हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी को जिताना है, और मोदी के नाम पे बहुत सारे सांसद जीत जाते हैं। बल्कि यह कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जैसे कि सभा सम्मेलन में भाग लेना, मजदूर, कर्मचारियों तथा अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनना, विदेश से आने वाले विशेष अतिथियों का स्वागत करना। निष्कर्षतः वास्तव में प्रधानमंत्री की स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और लोकसभा में उनकी पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। यानी कि लोकसभा में जितना अधिक उनको बहुमत मिलेगा, उनकी पार्टी की स्थिति उतनी अधिक मजबूत होंगी। गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती है, और उसकी अपनी छवि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उससे अपने मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना पड़ता है जिनकी कार्यकुशलता और व्यवहार दोनों ही विवाद का विषय हो सकते हैं, और वह अब परम प्रभु नहीं है। अन्य वरिष्ठ मंत्री उससे समानता रखते हैं। इसी स्थिति में वो बराबर वालों के बीच प्रथम बनकर रह गया है। हालांकि बराबर वालों में पहला स्थान उसी का है। यानी कि सिंपल सा है कि अगर गठबंधन का सरकार है तो इसी स्थिति में प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उन्हें ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना पड़ता है जिनके कार्यकुशलता और व्यवहार दोनों में ही सवाल उठते हैं। साथ ही साथ वे समकक्षों में सबसे हेड प्रधानमंत्री तो होते हैं, लेकिन वे बराबर की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्य का वर्णन करें, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।